हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 जो आएगा आपके पास, इसके अंदर अगर आप इकोनॉमिक्स में 11th और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार की शिक्षक भर्ती में पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की कैटेगरी से, तो आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है जिसमें मैंने आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ है। चलिए पहले बात कर लेते हैं आज की क्लास की, और उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। आज का विषय है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड। एक सवाल है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं के विकास के लिए एक PURA नाम से एक मॉडल डेवलप किया गया था, जिसका प्रस्ताव किसने दिया था? PURA का मतलब है प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज, यानी जो अर्बन यानी शहरों में जो सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कीजिए इन रूरल एरियाज कहकर। और ये प्रोवाइड करने की बात की गई थी किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, कि इसमें पूरा नाम का जो एक मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, वो दिया था इन्होंने। भारत में सीमांत जौत किसे कहा जाता है? खेती में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी जमीन का आकार तय करता है कि वो किसान छोटा है, बड़ा है, मध्यम वर्ग का होगा। देखो, जब किसी के पास जमीन ही ना हो, वो भूमिहीन किसान है। जमीन अगर 1 हेक्टेयर तक हो, मात्र 1 हेक्टेयर तक, तब हम उसको मार्जिनल कहते हैं। 1 हेक्टेयर या उससे कम हो, जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में हो, उसको स्मॉल कहा जाता है, लघु कहते हैं। 2 से 4 हो तो इसे अर्ध मध्यम कहते हैं, सेमी मीडियम कहते हैं। 4 से 10 हो तो मीडियम मध्यम कहते हैं, और 10 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन हो तो उसको बड़ा किसान कहते हैं। तो यहाँ सीमांत का मतलब होता है सर, 1 हेक्टेयर से कम हो या 1 हेक्टेयर तक हो। कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया है किस पॉइंट ऑफ व्यू? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई है कृषि के अंदर, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, MSP लाने का जो सबसे मुख्य कारण है वो यही था कि जो हमारे किसान हैं, वो जो फसल का ज्यादा उत्पादन हो जाता था, अधिक उत्पादन हो जाने के कारण कीमतों का कम हो जाना। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में ज्यादा सप्लाई होने पर कीमत कम हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, किसानों को इंकरेज किया जाए, उनको यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनकी आय को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ज्यादा उत्पादन के समय कीमत को गिरने से बचाया जा सके। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कृषकों के हितों का ध्यान रखा जा सके, किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके, बाहुल्य यानी अधिक उत्पादन की स्थिति में कीमत को घटने से बचाया जा सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्या किया गया था? MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो 22 फसलें और एक गन्ना, 23 चीजों का डिफाइन होता है, हर साल 2 बार किया जाता है CACP नाम के एक संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग, जिसे आप कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मैंने कहा आपसे CACP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको जाना जाता है, जो कि ये रिकमेंड करता है, सरकार को सजेस्ट करता है या कैलकुलेट करता है कि भाई इस बार MSP कितना होगा। क्योंकि ये बात होती है कॉस्ट के आधार पर, जितना खर्चा आता है किसी फसल को उत्पादन करने में, उसका 1.5 गुना किया जाता है, तब MSP बनता है। अगर 100 रुपए खर्च हो रहे किसी चीज को बनाने में, तो 50 रुपए यानी 50% उसका जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो मार्जिन होगा। देन 150 रुपए MSP तय होगी। ये 1965 में बना था, और तब से अब ये काम कर रहा है। लेकिन बाद में इसका नाम 1982 के अंदर इसका नाम आई थिंक 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया, वो अलग थी बात। वह कीमत जिस पे भारतीय खाद्य निगम CFCI जो है, वो अपनी खाने की चीजों का वितरण करती है, यानी गेहूं का, चावल का, अनाज का वितरण करती है गरीबों को। किसान जो कम कीमत पे अनाज मिलता है, 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल, उस कीमत को कहते हैं इश्यू प्राइस, जिस पर FCI सामान बेच रहा होता है, जिसपे खरीद रहा होता है, उस पर प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, जो कि MSP के बराबर या MSP के ज्यादा हो सकता है। उचित और लाभकारी मूल्य, जो वर्ड इस्तेमाल होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये गन्ने के केस में होता है। गन्ने में MSP नहीं कहते, गन्ने में FRP कहते हैं। तो चीनी मिल जो होती है, गन्ना खरीदती है, जो उनको रूल है कि वो कानूनी रूप से कि वो MSP या FRP कहते हैं, जिसे उससे कम पर गन्ना नहीं खरीद सकती किसान का। और याद रखना इसको,
CACP के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। CACP ही बताता है गन्ने का FRP यानी MSP कितना होगा। अगर पूछे कि सरकारी कंपनियों में जो विनिवेश किया जाता है उसकी सलाह किसके द्वारा दी जाती है, सरकारी कंपनियां हैं उनमें विनिवेश किया जाता है और विनिवेश करने के लिए कौन सा विभाग जो है वो कार्य करता है, याद रखो। तो यहां पर जो हमारे पास सरकारी क्षेत्र है उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक विभाग है, उसके द्वारा डिफाइन होता है कि वो किस किस को हम यहाँ पर बेचेंगे। जैसे 2024 में सरकार ने कहा है कि हम यहाँ 50,000 करोड़ रुपए का जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कौन सा भारत में एक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आधिकारिक तौर पर वर्गीकरण करता है, यानी कि कौन बताता है कि MSME जो होगा। देखो इसके लिए एक MSME मंत्रालय है और उसने दो चीजों को आधार बनाया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, निवेश और कारोबार। अगर किसी का निवेश 1 करोड़ रुपए तक है तो वो माइक्रो है, सूक्ष्म है। 1 से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच निवेश है अगर, तो वो स्मॉल है, लघु है। और 10 से लेकर 50 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है तो वो याद रखना मीडियम हो जाएगा, मध्यम। तो निवेश कितना कर रहे हैं और एनुअली टर्नओवर कितना है, ये दो चीजें तय करती है कि वो माइक्रो कहलाएगी, स्मॉल कहलाएगी, या वो कंपनी मीडियम या इसके ऊपर जाए तो हैवी कहलाएगी। CSR का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग, यानी हर एक कंपनी को सरकारी हो या प्राइवेट हमारे देश में सामाजिक कल्याण करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए अपने लाभ का, अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा खर्च करना होता है उन कामों में, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, एनवायरमेंट अच्छा करना, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना देना, गांव का विकास कर देना। इन सब के लिए हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2%, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कहा जाता है इसे। लेकिन इसका प्रावधान ये है कि वो कंपनी जिसकी कैपिटल 500 करोड़ रुपए हो, जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हो, जिसकी वैल्यू 500 करोड़ ठीक है, लेकिन जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हो और जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो, 100 नहीं 1000 करोड़ रुपए हो, याद रखना यहां 5 होना चाहिए, यहां 1000 होना चाहिए। तो वो कंपनी को, हर कंपनी को नहीं, यानी हर कंपनी मतलब सरकारी प्राइवेट हो लेकिन इतनी कंडीशन पूरी करने वाली, उस कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% CSR में देना होगा। ये बात जरूरी है हमारे पास। अच्छा, अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है BPSC TRE 3.0 इकोनॉमिक्स के लिए 11th-12th क्लास का ये बैच है, जिसमें लाइव प्रैक्टिस क्लास है, याद रखना। प्रैक्टिस क्लास का ये बैच है आपके पास, जिसको careerwill.com वेबसाइट पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और याद रखें भाई यहाँ पर कि इसमें आपको हमने कंटेंट नोट्स दिए हुए हैं, यानी सारी क्लास नोट्स भी दिए हुए हैं, क्लास वीडियोस दिए रिकॉर्डेड, यानी आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस आने से पहले आप क्लासेस देख सकते हैं, नेक्स्ट डे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाइव होगी, कंटेंट की वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी इसमें, ये आप ज्वाइन कर सकते हो कैरियर विल पर आकर। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो बनाया गया था, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए लाया जाता है। आपको याद रखना है, पहला गुजरात के कांडला में बना था 1965 गुजरात में। SEZ का क्या उद्देश्य नहीं होता, कभी भी किसी एरिया को SEZ घोषित किया जाता है, इसके लिए 2005 में कानून बना है, 2006 में वो कानून लागू हुआ है। और इसमें यह होता है कि यहाँ पर एक्टिविटी बढ़े, यहाँ पर रोजगार बढ़े, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ये सब किया जाए। इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? देखो, कोई भी कंपनी, उसकी वैल्यू डिफाइन करती है कि वो कंपनी क्या कहलाएगी। अगर कोई भी कंपनी है जनरली और उस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन या इससे ज्यादा हो जाती है, $1 बिलियन या इससे अब हो जाती है, तो ऐसी कंपनी को हमने यूनिकॉर्न कहना है, $1 बिलियन या इससे ऊपर।
अगर $10 बिलियन या उससे ऊपर हो जाती है उसको डेकाकॉर्न कहते हैं। अगर $100 बिलियन या इसके ऊपर हो जाती है उसको हेक्टाकॉर्न कहते हैं। $1 मिलियन, $1 मिलियन के ऊपर हो तो उसको मिनी कॉर्न कहा जाता है। ये जनरली तौर पर 3 या 4 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, मिनी कॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न के नाम से इनको जाना जाता है। भारत की पहली औद्योगिक नीति जो लाई गई थी किस वर्ष में थी? उसमें सारे उद्योग जो है भारत के उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को लाई गई थी। 1948 में लाई गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हमारे उद्योग मंत्री थे। कुटीर उद्योगों में क्या सम्मिलित होता है, क्या शामिल होता है? देखो, कुटीर उद्योग कहा जाता है जब हमारा, तो हम इसका अर्थ ये समझते हैं, याद रखना, गांव में स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्री होती है जिनके लिए पूंजी की अधिक मात्रा नहीं चाहिए होती, जहां बाहरी संसाधन नहीं चाहिए होते, जहां पर 100 से ज्यादा लोग काम करें ऐसा कोई रूल नहीं है, जो कम पैसों में, कम मात्रा में और खुद के संसाधनों से चले, कुटीर उद्योग स्पेसिफिकली गांव में जो होते हैं उनको कहा जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण होते हैं ये बताना है। महत्वपूर्ण होने की वजह क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव में छोटे और कुटीर उद्योग चलते हैं। वे पारंपरिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, उनका प्रबंधन करना आसान है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सरकार उनकी सहायता करती है इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो लोगों को रोजगार देते हैं। ये करोड़ों हैं, करोड़ों देश में, और ये करोड़ों को ही रोजगार देते हैं देश में, इसलिए याद रखें। औद्योगिक नीति की वो कौन सी नीति थी जिसने लघु उद्योगों पर ध्यान दिया था, लघु उद्योगों पर अधिक जोर दिया था? तो लघु उद्योगों पर जोर दिया गया था, जो जिसमें फोकस किया गया था लघु उद्योगों पर, वो कौन सी थी? तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए याद रखना 1977 1977 की जो पॉलिसी थी, कहा जाता है कि उसमें सबसे ज्यादा फोकस स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री पे किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा उदारीकरण या भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं है? यानी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, दो शब्दों की बात हो रही है इसमें, का उद्देश्य नहीं है, याद रखना। ये एलपीजी शब्द का हिस्सा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। याद करो, ये 91 की मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाई गई नई आर्थिक नीति के विषय में हो रहा है। इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना तो है, लेकिन गरीबों की मदद करना, सहायता करना किसी की नहीं है, क्योंकि व्यापारिक शब्द है। लिबरलाइज मतलब व्यापार को आजादी देते हुए उसको बढ़ाना, ग्लोबलाइज मतलब विदेशी व्यापार को बढ़ाना, प्राइवेटाइज यानी सरकारी को कम, प्राइवेट को ज्यादा करना। 1990-91 में याद रखना कि नई औद्योगिक नीति में क्या सम्मिलित नहीं था। 1990-91 की जो नीति लाई गई उसमें क्या सम्मिलित नहीं था? मैंने कहा एलपीजी था, लिबरलाइजेशन था जिसने की आजादी दी, लाइसेंस सिस्टम थी, प्राइवेटाइज था, विदेशी निवेश यानी ग्लोबलाइज था, लेकिन उसमें प्रोटेक्शनिज्म नहीं था, संरक्षणवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन का मतलब होता रोकना, वो नहीं करना था, बल्कि उसको बढ़ावा देना था। कौन सा एक भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन माइंड में आते ही याद होना चाहिए, विदेशी लेन देन का जिक्र हो रहा है सर, विदेशी बात हो रही है इसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर, याद रखना। तो ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना, आयात लाइसेंस समाप्त करना, विनिवेश करना या विदेशी प्रौद्योगिकी, सब में विदेशी वर्ड यूज हो रहा है। यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करना है सरकारी में, ये प्राइवेटाइजेशन होता है, ये निजीकरण होता है। बाकी सब का संबंध विदेश से होगा तो वो ग्लोबलाइजेशन। भारत में बीआईएफआर नाम का एक संगठन बनाया गया, बोर्ड बनाया गया, किसके लिए? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से बीआईएफआर बनाया 1987 में लगभग। इसका जो पर्पस था, इसका जो उद्देश्य था, वो ये था कि जो बीमार उद्योग है, सिक इंडस्ट्रीज, मतलब लॉस में या बहुत कम मार्जिन वाले हैं, लॉस में है या बहुत कम मार्जिन में है, उन बीमार उद्योगों का यहां पर बेहतर बनाने के लिए बोर्ड लाया गया। भारत में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था, उसमें क्या उद्देश्य नहीं था? क्या इसमें रिलेट नहीं करता? याद रखना। तो याद रखो कि जो 91 की पॉलिसी है उसमें व्यापार की आजादी हो, प्राइवेटाइज हो और ग्लोबलाइज हो। बहुदेशीय कंपनियां आएंगी, ग्लोबलाइजेशन होगा, ठीक है। निजीकरण प्रोत्साहन होगा, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है।
राष्ट्रीयकरण कम होगा, ये बात भी सही है, सरकारी कम होगा। बाहरी दबावों से मुक्ति मिलेगी, ये बात गलत है सर, क्योंकि जितना ग्लोबलाइज करेंगे उतने बाहरी दबाव हम पर बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पूरी दुनिया से रिलेट करते हैं और अगर दुनिया में कहीं भी कुछ होगा तो उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होगा। इसको बाहरी दबाव से मुक्ति नहीं बल्कि बाहरी दबाव में वृद्धि होगी। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए पर विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। 91 में मैंने कहा प्राइवेट करने की बात आई, विनिवेश करने का जिक्र आया और इसीलिए 96 में विनिवेश आयोग बनाया गया ताकि हम डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दे सकें। सुधारों के बाद व्यापार नीति में क्या सम्मिलित नहीं है, यानी सुधारों के बाद यानी 91 के बाद। तो 91 के बाद आयात निर्यात स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है। प्रशुल्क संरचना को बेहतर बनाया, टैक्स कम से कम लगाए जाएं, SEZ बनाए गए। सरकारी संस्थानों का व्यापार बढ़ा है सर, नहीं, सरकारी संस्थानों का व्यापार नहीं बढ़ा, प्राइवेट का बढ़ा है। सरकारी का कम हुआ है, प्राइवेट का बढ़ा है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्र में से एक को छोड़कर किसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है? तो याद रखना, कपड़े को छोड़कर सर इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस बनाना और डिफेंस इक्विपमेंट हुआ, सिगरेट तंबाकू बनाना हो या कोई खतरनाक केमिकल बनाना हो, सबके लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन कपड़ों का लाइसेंस नहीं चाहिए। भारत की नई विदेशी व्यापार नीति को कब लागू किया गया? तो भारत में जो नई विदेशी व्यापार नीति है वो सन 2023 से 2028 के लिए शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी जो हमारा मंत्रालय है, उसके द्वारा यह विदेशी व्यापार नीति बनाई जाती है। ये है आज की क्लास के 25 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। इनको करिएगा और बाकी क्लासेस सारी कर लीजिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।